तो हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम 47 ऑब्जेक्टिव करेंगे। भाई ये 47 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपके एक चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन यानी पदार्थ और विकिरण की द्वैती प्रकृति से हैं। भाई आप लोगों ने तुरंत पढ़ा ही है पदार्थ और विकिरण की द्वैती प्रकृति यानी डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इस चैप्टर को आपने तुरंत पढ़ा है। भाई पदार्थ और विकिरण की द्वैती प्रकृति क्या कहता है? ये चैप्टर भाई कहता है कि किसी भी पदार्थ में कोई भी कण हो, भाई जैसे कोई भी कण है या कोई भी पदार्थ है, पदार्थ में भाई कण का भी गुण होता है। कोई भी पदार्थ लो, पदार्थ में कण का भी गुण होता है और पदार्थ में रेडिएशन का भी गुण होता है। रेडिएशन मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसमें विद्युतीय कंपन और चुंबकीय कंपन दोनों होता है। तो भाई किसी भी कण में, किसी भी पदार्थ में कण का भी गुण होता है और रेडिएशन का भी गुण होता है। यानी पदार्थ बाबू कण भी है, तरंग भी है, दोनों है। उसी तरह रेडिएशन में, भाई रेडिएशन में भी दोनों गुण होता है। रेडिएशन तरंग भी है और रेडिएशन कण भी है। यानी पदार्थ में भी भाई कण और तरंग दोनों का गुण है और तरंग में भी यानी रेडिएशन में भी तरंग और कण दोनों का गुण होता है। तरंग और कण दोनों का गुण होता है। इसी को कहते हैं भाई डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। भाई चलो इस वाले चैप्टर में याद करो, हम लोग पढ़े हुए थे भाई, इस वाले चैप्टर में हम पढ़े हुए थे सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको कहते हैं? जब भी किसी धातु के सतह पर, भाई ये एक धातु है, मेटल है, धातु के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भाई वैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नाभिक का चक्कर नहीं लगाते हैं, धातु के अंदर इधर उधर घूमते रहते हैं। भाई जब भी किसी धातु के सतह पर, ये धातु का सतह है, जब भी किसी धातु के सतह पर एक निश्चित आवृत्ति वाला लाइट डाला जाता है, धातु के सतह पर भाई जब भी लाइट डलेगा तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इस घटना को भी हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो धातु के सतह पर प्रकाश पड़ने से, लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना जी। और आपको एक चीज़ और भी बताए हुए थे भाई, याद करो, एक चीज़ हम बताए हुए थे आपको, देहली तरंग दैर्ध्य और देहली आवृत्ति। भाई देहली तरंग दैर्ध्य, देहली आवृत्ति, कार्यफलन। कार्यफलन किसको कहते हैं? भाई कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन। भाई हम जानते हैं कि हर धातु का कुछ दूरी पर, हर धातु का कुछ दूरी पर एक आकर्षण सीमा होता है। धातु के सतह से कुछ दूरी पर हर धातु का एक आकर्षण सीमा होता है और इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से, इलेक्ट्रॉन को धातु के इस सतह से आकर्षण सीमा तक बाहर निकालना है। आकर्षण सीमा तक बाहर निकालना है इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से आकर्षण सीमा तक बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा लगेगी वो ऊर्जा कहलाती है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम W0 से सूचित करते हैं। बहुत अच्छा, कार्यफलन। फिर बताए थे भाई देहली आवृत्ति। भाई देहली आवृत्ति वो आवृत्ति होती है, ये देहली आवृत्ति का लाइट डाल रहे, देहली आवृत्ति वो आवृत्ति है जिस आवृत्ति का लाइट पाएगा धातु के सतह वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला देख रहे हो ना, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन अगर देहली आवृत्ति का लाइट पाएगा तो धातु के आकर्षण सीमा को पार करके बाहर निकल जाएगा। और भाई देहली आवृत्ति से, ध्यान देना, देहली से अगर कम आवृत्ति का लाइट आएगा तो धातु से इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा। फिर बताए थे भाई देहली तरंग दैर्ध्य। देहली तरंग दैर्ध्य वो तरंग दैर्ध्य होता है, वो खास तरंग दैर्ध्य होता है जिस तरंग दैर्ध्य का लाइट अगर पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और देहली से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य बढ़ा दोगे, तरंग दैर्ध्य देहली से अगर ज़्यादा कर दोगे, ज़्यादा तरंग दैर्ध्य कर दोगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई ज़्यादा तरंग दैर्ध्य कर दोगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर ज़्यादा तरंग दैर्ध्य का लाइट डालोगे देहली से तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे। ये सब बात भाई हम देख चुके हैं ना जी। बहुत बढ़िया। और याद करो भाई हमने एक चीज़ और भी देखा है, हम जानते हैं कि जब भी किसी धातु के सतह पर, अब हम देखेंगे भाई फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। याद कर लो फटाफट। ये धातु है भाई, धातु के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। धातु के सतह पर अगर मान लो न्यू आवृत्ति का लाइट आया, भाई ये लाइट तरंग के रूप में कभी भी नहीं आता है। तरंग के रूप में हम समझा रहे हैं कि लाइट आ रहा है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को तभी समझा जा सकता है जब लाइट को हम कण माने। ठीक है, लाइट एक्चुअली तरंग के रूप में नहीं आएगा, कण के रूप में आएगा। तो भाई मान लो धातु के सतह पर कोई लाइट आ रहा है जिस लाइट की एनर्जी है h न्यू एनर्जी का लाइट अगर आके गिरेगा तो कुछ ऊर्जा
बाहर निकलने में लगेगी इलेक्ट्रॉन को। तो एच न्यू एनर्जी का लाइट लेकर के इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो कुछ ऊर्जा वर्क फंक्शन के बराबर, वर्क फंक्शन डब्लू नॉट के बराबर ऊर्जा लगेगी बाहर निकलने में, और शेष ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करेगा। तो शेष ऊर्जा भाई काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलेगी। तो भाई ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ये एच न्यू बराबर डब्लू नॉट प्लस के ई, और जो इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से लिख सकते हैं एच न्यू, आने वाला लाइट की एनर्जी, आने वाले फोटोन की एनर्जी एच न्यू बराबर क्या होगी, एच न्यू का कुछ हिस्सा बाहर निकलने में, तो एच न्यू बराबर डब्लू नॉट प्लस शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में के ई मैक्स, नहीं जी, ये हो जाएगा। तो भाई ये तो हमको पता चल गया। ये था भाई क्या, ये था आपको आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं भाई अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो चलिए आप लोग देख सकते हो भाई कि आप लोग का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। आपका भाई पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही है कि गैसों की चालकता तब प्रदर्शित होती है, मतलब गैसों में चालकता, इसका मतलब ही है, थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग तरीके से लिखा है। क्वेश्चन यही कह रहा है भाई कि गैसों में चालकता कब आती है। भाई गैसों में चालकता तभी आएगी जब गैस का दाब कम कर देंगे। भाई एक बर्तन ले लिए, एक बर्तन ले लिए, एक ट्यूब ले लिए, इस बर्तन के अंदर हम गैस के अणु भर दिए, गैस भर दिए। अब गैस भर के अब हम क्या किए, इस बर्तन में, इस विसर्जन नली में या बर्तन में धातु का 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक एनोड है जो प्लस है, एक कैथोड है जो माइनस है। अगर भाई इस विसर्जन नली के अंदर ज़्यादा गैस रखेंगे ना, गैस ज़्यादा रखेंगे, गैस के अणु ज़्यादा होंगे, ज़्यादा प्रेशर होगा गैस का, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी। तुम तो जानते हो बीच में गैस है, गैस से तो धारा कभी बहता ही नहीं ना जी, गैस है तो बीच से करंट बहता ही नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा वोल्टेज इसके और इसके बीच अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा लगा दें, 10,000 20,000 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं, तो साधारण प्रेशर, अगर ज़्यादा प्रेशर रहता है गैस का तो करंट नहीं बहता है। लेकिन इस विसर्जन नली में से, इस ट्यूब में से भाई अगर गैस को निकाल दें, गैस का प्रेशर कम कर दें, तो देखते हैं कि प्रेशर कम करने पर, कम कर देने पर इससे करंट बहने लगता है। करंट यानी गैसों में चालकता का गुण आ जाता है। ये जो गैस है, गैस में चालकता का गुण क्या होता है, आ जाता है, गैस से करंट बहने लगता है। तो भाई गैसों में चालकता तब आती है, या गैसें चालकता तब प्रदर्शित करती है, कब, जब गैस का दाब कम किया जाता है ना जी। हो गया, बहुत अच्छा। अब चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भाई कैथोड किरणें हैं। भाई कैथोड किरणें क्या हैं, कैथोड किरणें जान लीजिए। किरणें जैसे एनोड किरणें, कैथोड किरणें। कैथोड किरणें कुछ नहीं है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, तेज़ी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन, यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। मान लो ये इलेक्ट्रॉन का समूह है और बहुत तेज़ी से चल रहा है, तेज़ी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन का समूह क्या कहलाता है, यही कैथोड किरण कहलाता है। तो कोई पूछे कैथोड किरणें क्या होती है, कैथोड किरणों में वास्तव में जब कैथोड किरणें चलती हैं भाई, तो उसमें वास्तव में इलेक्ट्रॉन चलता है, बहुत तेज़ी से चलता है ये इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड किरणें क्या हैं, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें तेज़ी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन है। तो बाबू ये विद्युत चुम्बकीय किरणें नहीं, ये अनाविष्ट है नहीं, इलेक्ट्रॉन है तो अनाविष्ट तो नहीं है। ये धनावेशित होती है नहीं, ये ऋणाविष्ट कण है। बहुत बढ़िया, क्यों, कैथोड किरणें सही पूछो तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है, ऋणाविष्ट। बहुत अच्छा, तो भाई दूसरा भी क्वेश्चन हो गया। चलो भाई अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कैथोड किरणों में निहित है, कैथोड किरणों में क्या निहित है। 3 नंबर देखिए बाबू, जानते हैं कि कैथोड किरणों का किसको कहते हैं, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। तेज़ी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या है, तेज़ी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन का समूह कैथोड किरणें कहलाता है। तो कैथोड किरणों में निहित क्या होता है, तीव्र इलेक्ट्रॉन की धारा। तीव्र इलेक्ट्रॉन की धारा, धारा मतलब प्रवाह, तीव्र इलेक्ट्रॉनों की धारा यानी तेज इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। बहुत तेज जब इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से चले, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अगर बहुत तेज़ी से हो तो कहेंगे कि ये कैथोड किरणें। ये वाली कौन सी किरणें, कैथोड। तो कैथोड किरणों में होती है तीव्र प्रोटॉन की धारा, गलत है।
प्रकाश का पुंज है कैथोड किरण, गलत। तेज धनाविष्ट कणों की धारा है, नहीं, तीव्र इलेक्ट्रॉन की धारा है। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीव्र इलेक्ट्रॉन की धारा। चलो भाई चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन है जी, एमी द्रव्यमान और ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से भी वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर गुजरता है। बहुत अच्छा भाई, क्या कह रहा है थोड़ा सा बताओ तो। कह रहा है कि एमी द्रव्यमान और ई आवेश का इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान क्या है, एम ई द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है और इसका आवेश कितना है, ई। भाई एक इलेक्ट्रॉन है जिसका आवेश है ई ना, और इसका द्रव्यमान है एम ई। अब ये रुका हुआ है, विरामावस्था में है, यानी u बराबर 0 पे है, और ये क्या कर रहा है, वो भी वोल्ट के विभवांतर से त्वरित हो रहा है। यहाँ से यहाँ जब आ रहा है तो उसको कितना विभवांतर मिल रहा है, भी वोल्ट के विभवांतर से त्वरित हो रहा है। तो यहाँ पे तो उसकी गतिज ऊर्जा 0 होगी, क्योंकि वेग कितना है, 0। तो जब यहाँ पे पहुँचेगा, भी विभवांतर से पूरा त्वरित हो जाएगा, पूरे भी विभवांतर से त्वरित होगा, तो यहाँ पे इसकी अंतिम गतिज ऊर्जा या अंतिम महत्तम ऊर्जा क्या होगी। भाई तुम पढ़े भी हो वर्क एनर्जी थ्योरम से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या पढ़े हो। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक यानी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा के ई के बराबर होता है, डेल्टा के ई के बराबर होता है ना जी। और तुम पढ़े भी हो कि अगर W का सूत्र क्या होता है, हम आपको क्लासरूम में पढ़ाए हैं भाई, या नहीं याद है तो विभव भी बराबर क्या होता है, W बाई क्यू होता है। तो यहाँ से W निकालोगे तो W बराबर हो जाएगा क्यू भी, W बराबर क्यू भी, तो ये W हो जाएगा Q इंटू भी। Q है आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश Q नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश Q के जगह E होता है, तो E इंटू भी बराबर डेल्टा के ई मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा यहाँ की और माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यहाँ पे तो 0 होगा, तो यहाँ की गतिज ऊर्जा माइनस यहाँ की 0 होगा, तो यहाँ की गतिज ऊर्जा ये होगी के ई मैक्स या के ई, और वही काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई भी। तो एमी द्रव्यमान और ई आवेश वाला इलेक्ट्रॉन अगर विरामावस्था से भी वोल्ट से त्वरित होगा, ये भी वोल्ट से त्वरित होके जाएगा, तो इसकी महत्तम ऊर्जा होगी ई भी। द राइट ऑप्शन इज डी। तो भाई पता चल गया कि राइट ऑप्शन यहाँ पे कितना है, डी है ना जी। बहुत अच्छा, चौथा भी ख़त्म। अब भाई हम देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। भाई चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देख सकते हो। ये 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैथोड किरणें समूह है। कैथोड किरणें, हम तो अभी देखें कैथोड किरण क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन का समूह है। तेज़ी से चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, समूह। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से चलेगा तो तेज़ी से चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स का समूह है। तो इलेक्ट्रॉन्स के कैथोड किरणें समूह है, किसका है, कैथोड किरणें मतलब इलेक्ट्रॉन का समूह है। बहुत अच्छा, तो राइट ऑप्शन इज ए। तो भाई 5वां भी कंप्लीट। छठा देखिए भाई, छठा कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है। भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश इसी तरह जानते हो 1.6 गुणे 10 के माइनस 19 में होता है जी, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो राइट ऑप्शन इज बी। तो भाई किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 106 गुणे 10 के माइनस 19 कूलम। राइट ऑप्शन इज बी। हो गया भाई। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी कि कहता है 7वां नंबर क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश इतना है, विभिन्न कणों के आवेशों के परिणामों में कौन सी माप अवश्य गलत है। भाई ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है। बहुत अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस 1.6 गुणे 10 का माइनस 19 कूलम है। और बाबू विभिन्न कणों के आवेश निम्नलिखित परिणामों में कौन सी माप अवश्य गलत है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, तो इसमें कौन सा आवेश जो है पॉसिबल नहीं है, ये वाला है कि ये वाला है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। देखो जी, इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है ना, तो तुम जानते हो कि कोई भी वस्तु पर
एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। किसी वस्तु पर ऐसा नहीं होगा कि 2.5 गो इलेक्ट्रॉन होगा। इस पर 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो हो सकता है, लेकिन 2.5 गो नहीं हो सकता है। तो अगर इस आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणज, इलेक्ट्रॉन के आवेश के 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ये आवेश रहे तब तो हो सकता है, बीच वाला नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा देखो, तो ये 16 है ना, 116 है, 116 है ना, तो 116 का अगर करोगे तो 16 पाँचे 80, तो ये 8 हो जा रहा है। तो 116 था ना, तो इसका 5 गुना करोगे तो 8 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम, तो इसका पूर्णांक गुणा जाए, इससे इस वाले में इससे भाग लग जा रहा है, तो आपको ये आवेश पॉसिबल है। फिर 16 चौके 64 ये भी पॉसिबल है। 16 3 48, 408 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम ये भी पॉसिबल है। लेकिन भाई 2.4 है ये, और 116 में भाई 2.4, अगर 2.4 में 116 से भाग दोगे तो ये भाग नहीं लग पाएगा। तो भाई ये जो आवेश है 1.5 गो इलेक्ट्रॉन पर के आवेश के बराबर होगा। क्यों? 1 गो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ 1 गो पर इतना होता है, और 1.5 गो पर कितना होगा? इसका 1.5 गुना 116, 16 का 1.5 गुना क्या हो जाएगा? 24, वही 2.4 गुणा 10⁻⁹ कूलम। तो ये 1.5 गो इलेक्ट्रॉन पर होगा, लेकिन किसी वस्तु पर 1.5 गो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इसीलिए ये आवेश पॉसिबल नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज सी। बहुत अच्छा भाई। अब चलिए देखते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। भाई 8वां नंबर क्वेश्चन है कि मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से, मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग या तेल बूंद विधि द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। भाई मिलिकन का जो तेल बूंद प्रयोग था उससे इलेक्ट्रॉन का आवेश निकलता है ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश निकलता है ई। तो मिलिकन के तेल बूंद विधि से क्या ज्ञात किया जाता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। बहुत अच्छा, राइट ऑप्शन इज बी। चलिए भाई 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 9वां नंबर भाई क्वेश्चन कह रहा है कि थॉम्सन विधि से, वही थॉम्सन विधि से क्या ज्ञात किया जाता है? भाई थॉम्सन विधि से इलेक्ट्रॉन के आवेश ई और उसके द्रव्यमान एम का अनुपात निकाला जाता है। तो थॉम्सन विधि से E/m मतलब आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निकाला जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा थॉम्सन विधि से क्या निकाला जाता है? थॉम्सन विधि से E/m, और E/m को कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही कहते हैं, इसी का मान थॉम्सन विधि से निकाला जाता है। तो द राइट ऑप्शन इज डी। ओके, तो चलो भाई अब देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। भाई 10वां नंबर क्वेश्चन आपको सीधे सीधे कहता है कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हम ऊर्जा को मापते हैं, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? आवेश मापा जाता है, नहीं विभवांतर, नहीं धारा, नहीं ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा मापी जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा। तो राइट ऑप्शन इज डी। ओके, चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं, कही जाती है। बाबू धातु के सतह पर लाइट पड़ने पर जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसी को तो कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो द राइट ऑप्शन इज ए। 11 का ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए भाई अब देखते हैं अपना 12 नंबर क्वेश्चन। भाई 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव में, वही नहीं लिखा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। भाई याद करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम जो पढ़े थे ना, उस नियम में पढ़े थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स की जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित प्रकाश के आवृत्ति के सीधे क्या होती है? समानुपाती। क्यों? जितनी ही ज़्यादा आवृत्ति का तुम लाइट डालोगे धातु के सतह पर ज़्यादा आवृत्ति का लाइट डालोगे तो ज़्यादा एनर्जी आएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एनर्जी से निकलेंगे, ज़्यादा गतिज ऊर्जा से निकलेंगे।
तो कह सकते हो कि धातु के सतह से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित प्रकाश के आवृत्ति के क्या होती है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के सीधे समानुपाती होती है। द राइट ऑप्शन इज बी। तो भाई 12 भी हो गया। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर आपका कहता है जी कि प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की थ्रेशोल्ड आवृत्ति वह है जिस पर, भाई देहली आवृत्ति क्या होती है, भाई देहली आवृत्ति वो होती है जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स मात्र उत्सर्जित होते हैं। क्यों जानते हो ना, देहली आवृत्ति का लाइट धातु के सतह पर पड़ता है, तो धातु के सतह पर अगर देहली आवृत्ति का लाइट पड़ेगा, ये अगर देहली आवृत्ति न्यू नॉट का लाइट पड़ेगा तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स मात्र निकलेंगे और आकर्षण सीमा को पार करके क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे ना जी, ये आकर्षण सीमा। तो आपको पता चल गया 13 नंबर कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना में यानी प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति वह है, देहली आवृत्ति बाबू वो होती है जिस आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स मात्र उत्सर्जित होते हैं। डैट मीन्स द राइट ऑप्शन इज ए। चलो भाई 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई 14 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी सतह से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी प्रारंभ होगा। भाई किसी सतह से, किसी धातु के सतह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना तब होती है जबकि सतह पर आपतित प्रकाश की होती है एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति। भाई एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिसको देहली आवृत्ति कहते हैं, देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का लाइट पड़ता है तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना प्रारंभ होती है। डैट मीन्स कह रहा है किसी धातु के सतह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रारंभ होने के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक। तो द राइट ऑप्शन इज ए। तो 14 का ए हो जाएगा। तो चलिए भाई अब चलते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। भाई 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या में, बाबू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना में प्रकाश कण जैसा व्यवहार करता है ना जी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या प्रकाश को क्या माना जाता है, भाई प्रकाश को भाई कण माना जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या करनी है ना, तो प्रकाश को तरंग नहीं मानेंगे, प्रकाश को कण मानेंगे। कण के रूप में जब प्रकाश पड़ता है तब जा करके धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। कण के रूप में प्रकाश पड़ता है, इसीलिए तो लाइट की एनर्जी h ली जाती है। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या है प्रकाश को क्या माना जाता है, भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना में प्रकाश को कण माना जाता है। द राइट ऑप्शन इज बी। भाई अब 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी कि कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है। कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है कैसी, भाई एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए। कार्यफलन क्या होता है भाई, आपको वर्क फंक्शन पढ़ाए भी थे। वर्क फंक्शन क्या है भाई, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से मात्र आकर्षण सीमा तक बाहर निकालना है तो जो ऊर्जा लगती है उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। तो कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है ना जी। तो ये हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। अभी 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी धातु पर जिसका कार्यफलन फाई नॉट है, भाई कोई धातु है, इस धातु का कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन, भाई वर्क फंक्शन मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे निकलने में लगी हुई ऊर्जा, वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट नहीं है फाई नॉट ना जी। किसी धातु का कार्यफलन, ये कार्यफलन ये वाला फाई नॉट है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या है भाई, न्यू है, तो h न्यू एनर्जी आएगी ना, h न्यू एनर्जी आएगी। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की महत्तम गति ऊर्जा क्या होगी, तो भाई उत्सर्जित, अच्छा तो जब h न्यू एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फाई नॉट लगाएगा बाहर निकालने में और बची हुई ऊर्जा से क्या करेगा, गति करेगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा E क्या होगी। तो क्लियर है भाई, h न्यू बराबर फाई नॉट बाहर निकलने में ये वाला और प्लस E, तो h न्यू बराबर फाई नॉट प्लस E, तो h न्यू बराबर फाई नॉट प्लस E, फाई नॉट प्लस E होगा भाई। तो यहाँ से E निकालोगे तो गतिज ऊर्जा E बराबर होगा h न्यू और ये इधर आएगा माइनस फाई नॉट, तो भाई h न्यू माइनस फाई नॉट, तो राइट ऑप्शन इज C। तो भाई इस वाले क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो गया C। अब चलिए भाई 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक प्रकाश सुग्राही धातु, कोई धातु है जो प्रकाश सुग्राही है, फोटो सेंसिटिव,
एक धातु है भाई जो प्रकाश सुग्राही है, जिसके लिए कार्यफलन है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई ये एक धातु है, इसका कार्यफलन यानी यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को निकलने में लगी हुई ऊर्जा, कार्यफलन फाई या फाई नॉट है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बढ़िया। भाई एक धातु है जिसके लिए वर्क फंक्शन यानी यहाँ से यहाँ तक निकलने में लगी हुई ऊर्जा कितनी है, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और महत्तम गतिज ऊर्जा, तो भाई जब भी प्रकाश आकर के पड़ेगा तो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगी बाहर निकलने में, यहाँ तक लगेगी 2.1 निकलने में। और बाहर जो गतिज ऊर्जा से जो इलेक्ट्रॉन चलेगा उसकी गतिज ऊर्जा दे रहा है 0.9। तो आपतित फोटोन की, इस आपतित फोटोन की आवृत्ति क्या है, आपतित फोटोन की ऊर्जा क्या है। भाई बाहर निकलने में कितना लगा, ये बाहर निकलने में भाई ई लगा 2.1 बाहर निकलने में, और बाहर निकलने में 2.1 और गति कर रहा है 0.9 से। तो आने वाली लाइट की एनर्जी क्या होगी, ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी, क्यों, यही दोनों ने बाद में निकल रहा है। तो 2.1 और 0.9 मिला करके 3, तो द राइट ऑप्शन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आपतित प्रकाश की ऊर्जा होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द राइट ऑप्शन इज सी। तो भाई ये हो गया। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर भाई क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो दहली आवृत्ति होगा। भाई किसी धातु का कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन, भाई वर्क फंक्शन कितना है, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना जी। तो दहली तरंग दैर्घ्य क्या होगा, हम पढ़ें भाई वर्क फंक्शन W नॉट का सूत्र क्या होता है, W नॉट बराबर होता है 12,400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम होता है। लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट हट जाएगा। भाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम निकालना है, तुम लैम्डा एंगस्ट्रॉम को इधर भेज दो और 2.8 को नीचे भेज दो, तो तुमको लैम्डा एंगस्ट्रॉम निकल जाएगा। जो भी आएगा तरंग दैर्घ्य आप इसमें देख लीजिएगा राइट ऑप्शन क्या है। ओके ठीक है, बहुत अच्छा। 19 नंबर भी हो गया। अब चलिए भाई देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। भाई 20 नंबर क्वेश्चन है प्लांक कांस्टेंट यानी प्लांक स्थिरांक का बीमा है। भाई तुम पढ़े हो फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू, एच को कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा भाई ई बाई न्यू। बहुत अच्छा। ई है एनर्जी, ऊर्जा का बीमा क्या होता है, ऊर्जा का बीमा होता है भाई mL²T-2 और बटा न्यू है आवर्ती का T-1। तो भाई T-1 से T-2 जाएगा, यहाँ एगो T-1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, एगो T-1, तो होगा mL²T-1। तो mL²T-1 द राइट ऑप्शन इज ए। ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई 20 नंबर। चलिए भाई अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाई 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लैम्डा तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है hc बाई लैम्डा। इसमें क्या बताना है, फोटोन की ऊर्जा होती है जिसका तरंग दैर्घ्य दिया हो, तो hc बाई लैम्डा। राइट ऑप्शन इज बी। भाई 21 नंबर हो गया। चलिए अब देखते हैं भाई 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, कहता है कि भाई 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या। भाई प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है। भाई प्रकाश कुछ जगह कण जैसा व्यवहार करता है, कुछ घटनाओं में कण यानी फोटोन जैसा व्यवहार करता है। प्रकाश कुछ घटनाओं में तरंग जैसा व्यवहार करता है। तो प्रकाश में कण का भी गुण है और प्रकाश में तरंग का भी गुण है, दोनों गुण है। तो भाई प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं होंगी वो तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत दोनों आवश्यक होगा उसके लिए। तो ए और बी दोनों, द राइट ऑप्शन इज सी। तो भाई प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए क्या आवश्यक है, तरंग सिद्धांत भी आवश्यक है, क्वांटम सिद्धांत भी आवश्यक है। दैट मीन्स द राइट ऑप्शन इज सी। ओके।